अ, सभी साथियों को जय भीम। आज दलित लेखक संघ का ये प्रोग्राम महाड़ आंदोलन को समर्पित है। महाड़ आंदोलन हालांकि 20 मार्च को कल उसको पूरे 95 वर्ष हो जाएंगे, और लेकिन हम उसकी पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम करें क्योंकि कल पूरे भारत में इससे संबंधित कार्यक्रम हों। और जो कि मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग तो जिस जगह ये चावदार तालाब था वहीं पर लोग इस बार जा रहे हैं। तो ये हमारा एक इसलिए हमने ये सोचा कि एक दिन पहले कार्यक्रम करें। जैसे कि इस आंदोलन के बारे में सभी जानते हैं कि ये पानी पीने के अधिकार को लेकर के था। 1927 में ये लड़ाई लड़ी गई थी और 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव ने इसको ये पास किया था कि जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर सब लोगों की मतलब जो सरकार के द्वारा नियंत्रित है वहाँ उस इस्तेमाल को लेकर एक कानून था, लेकिन बावजूद उसके ये सब सिर्फ कानून था। तो बाबा साहब ने जो है इस कानून के ऊपर चावदार तालाब में जाकर के इस कानून पानी पिया। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत बड़ा जो जो मनुवादी थे, जो सवर्ण लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और ये बहुत लंबी लड़ाई चली, और जिसमें जीतते जीतते भी हम लोग हारे, लेकिन जीत हार कर भी हम लोग जीत गए क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा था ये, और एक तरह से आमने सामने की लड़ाई थी पानी को लेकर के। तो चूंकि अब हम प्रोग्राम शुरू करें तो मैं दलित लेखक संघ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारी आदरणीय विमल जी हैं जो कि दलित लेखक संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आपका स्वागत है विमल जी। और हमारे साथ है संजीव चंदन जो कि स्त्री काल के ब्लॉग उसके संपादक है, पत्रिका के और ब्लॉग के। और हमारे साथ है प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ है रजनीश कुमार और हमारे साथ है अनिश कुमार। तो आज हमारे साथ जिस तरीके से मैं ये समझती हूँ कि 1927 में जो एक क्रांतिकारियों का संगठन इकट्ठा हुआ था और पानी पीने के लिए, आज हम उसी तरीके से हमारे समाज के जाने माने हमारे साथी इकट्ठा हुए। आज हम इस पर बातचीत करेंगे और आप सबका दलित लेखक संघ के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चूंकि रजनीश इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं तो मैं वो आगे चलेंगे और मैं अब मंच उनको देती हूँ ताकि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाए। रजनीश। सभी को मेरा जय भीम। आज इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉक्टर अनीता भारती मैम ने मुझे सौंपी है, जिसके लिए मैम का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज आप सभी का दलित लेखक संघ की तरफ से आयोजित महाड़ आंदोलन सत्याग्रह के 95 वर्ष के पूर्व संध्या पर फेसबुक पेज दलित लेखक संघ के द्वारा लाइव हो रहा है। आप सभी श्रोताओं अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मुख्य अध्यक्षता जो हमारे बीच में कर रही हैं प्रोफेसर विमल थोराट मैम, जो देश की जानी मानी एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट, साथ ही दलित अस्मिता पत्रिका की संपादक भी हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में जाने माने देश के प्रोफेसर रतन लाल सर, जो एक्टिविस्ट भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे बीच में दूसरे वक्ता के रूप में स्त्री वैचारिकी की सैद्धांतिकी की अगुआ पत्रिका स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन सर हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनीश सर, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि पानी पीने को लेकर के इस देश में वंचित तबके के लोगों को संघर्ष करना पड़ा, उसी पर हमारे आज लेकिन उच्च गुरु के द्वारा तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी को पता है। इसी कड़ी में मैं आज अपने पहले वक्ता के रूप में
स्त्री काल के संपादक संजू चंदन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज इस चर्चा में अपनी बात को रखें। संजू चंदन सर। हाँ रजनीश, पहले ही मुझे बुला लिया। पहले तो मैं सोच रहा था कि सुनूंगा, लेकिन खैर, तो ये जो आज ये पूरी बातचीत का जो बैकड्रॉप है, 95 साल हो गए महाड़ आंदोलन के, लेकिन जो बैकड्रॉप है, जो अभी की घटना है, उसको हम देखते हैं तो समझ में आता है कि 95 साल में भी अभी संघर्ष बाकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ बदला नहीं, चीजें बदल रही हैं और संघर्ष का अग्रेशन बढ़ा है। लेकिन वो घटना है राजस्थान की। हम सब जानते हैं कि मूंछ रखने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, और ये एक मानवाधिकार का हनन है, एक व्यक्ति के होने का, एक गरिमा का हनन है। और आज की तारीख में जो संविधान की व्यवस्था है, आर्टिकल 15, और खास करके तो वो आपकी हर प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। लेकिन आप कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, यह भी जब निर्धारित होने लगे और निर्धारण जाति के आधार पर होने लगे, तो यह उसका ही एक उदाहरण है राजस्थान की जो घटना है। देखिए, कानून, यह समाज मनुस्मृति द्वारा संचालित रहा है, और मनुस्मृति द्वारा संचालन को इस समाज का एक सेक्शन इनकार करता रहा, वही सेक्शन इनकार करता रहा है जो यह भी वकालत करता रहा कि संविधान की जरूरत क्या है, हमारे पास तो मनुस्मृति है ही। ऐसे लेख उस वक्त ऑर्गेनाइजर में लिखे गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अब तो कई बार वो लोग मुखपत्र नहीं मानते हैं, लेकिन मुखपत्र ही रहा है, तो वहां लिखा गया था। तो एक मनुस्मृति की व्यवस्था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारे कानून के शासन, यह हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए कि अंग्रेजों के आने के बाद कानून का शासन प्रारंभ होता है। बहुत हद तक समानता की ओर एक उन्मुखता बढ़ती है। पूरी समानता तो संभव ही नहीं है साम्राज्यवादी शासन में, लेकिन एक व्यवस्था बनती है कानून के शासन की। और वही व्यवस्था थी कि 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि सार्वजनिक जगहों पर भी कोई बिना किसी भेदभाव के सबकी पहुंच होगी। और वो निश्चित तौर पे दलित जो तब अछूत माने जाते थे, तो उनकी पहुंच सार्वजनिक स्थानों पे थी नहीं। फिर 1924 में जो महाड़ रायगढ़ जिला था, तो रायगढ़ के म्युनिसिपल काउंसिल ने उसको स्वीकार किया था। तो लेकिन वही बात वही थी। आज भी 15(2) है, 15 है अपने पास। 15(2) यही कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे किसी को भी जन्म और रंग और अन्य आधारों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी पहुंच को रोक नहीं सकते, इनइक्वालिटी नहीं बरत सकते। लेकिन हो वही रहा है जो हम लोगों ने बात की, हत्या तक हो जा रही है। आप घोड़ी पे चढ़ते हैं तो हत्या हो जाती है, आप पानी पी लेते हैं तो हत्या हो जाती है, आप मंदिर में जाते हैं तो हत्या हो जाती है। और ये जाति आधारित हत्याएं हैं, दलितों की हत्याएं होती हैं। तो कानून था, लेकिन 24 से 27 तक वो उसका पालन नहीं हुआ। 27 में हम सब जानते हैं, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 20 मार्च को वहां माड़ में 19-20 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, और वो फिर वहां जाकर के तालाब पे, वहीं चावदार तालाब में जाकर के पानी पीना। दोनों की जो स्थितियां हैं, एक बहुत प्रचारित नहीं हुआ था देश भर में, जो मार्च वाला था। दिसंबर वाला बहुत प्रचारित हो गया और पूर्व घोषित था, तो वो उसका असर और व्यापक दिखता है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये पानी पीने की लड़ाई नहीं है, ये मानव अधिकार की लड़ाई है। उसी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें पानी नहीं पीने देना चाहते। हम जब ये पानी नहीं पी रहे थे इस तालाब के, तब भी हम जीवित थे। लेकिन वो इसलिए विरोध करना चाहते हैं कि वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, वो हमें हमारा अधिकार लेने देना नहीं चाहते।
तो ये एक स्पष्ट बात वो। एक दूसरी बात भी वो खास कर कहते हैं, इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था और सीधे अंग्रेजों से संघर्ष को ही मूल संघर्ष, वो उस समय केंद्रीय संघर्ष था। तब वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय निर्माण की लड़ाई है, सामाजिक आंदोलन के जरिए राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। तो जब तक इस तरह का भेदभाव जो कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित करता है उसको इम्प्लीमेंट कराने में स्टेट फेल होता रहेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, जारी रखी जानी चाहिए। संघर्ष जारी है भी, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। अब देखिए, इस देश में सारी चीजें उल्टी गंगा जैसे बहती है, उस तरह की चीजें हुई हैं। आप जो देश की परिभाषा है, राष्ट्र की परिभाषा है, बार बार नीचे से चुनौती। मैंने कई बार कहा कि भीमा कोरेगांव उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उसको चुनौती मिलती है, क्योंकि यहाँ कोई एक ऐसे राष्ट्र का एक होमोजेनाइज्ड फॉर्म नहीं होता है। कई जातियां, कई समूह, कई इंटरेस्ट यहाँ होते हैं, और राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है वो समुच्चय में बनती है। तो राष्ट्र निर्माण की भी जो प्रक्रिया होगी वो पूरे समुच्चय के इंटरेस्ट को पूरा करते हुए होगी। दूसरी बात कि अहिंसा, आप देखिए जो आंदोलन था 1927 का, ये पूरी एक लेगेसी है। महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इसके पहले महात्मा बुद्ध, ये तमाम लोग अहिंसक आंदोलन, अहिंसक बदलाव, अहिंसक राजनीति के लोग रहे। लेकिन अहिंसा, मैं गांधी जी से अहिंसा छीनना नहीं चाहता, लेकिन गांधी जी अहिंसा के प्रतीक माने जाते रहे। लेकिन आप उसी दौरान देखिए कि ये तमाम, इसका नाम भी सत्याग्रह था, महाड़ सत्याग्रह है ये। तो गांधी जी से एक प्रभाव तो है, क्योंकि वहां गांधी जी के ही नारे शुरू में लगते हैं। उस समय तक मोहभंग भी नहीं हुआ था, न दलितों का हुआ था, न बाबा साहब का कुछ खास मोहभंग गांधी जी से हुआ था। तब भी मैं जो ये बात कर रहा हूं, मैं गांधी जी से अहिंसा का श्रेय छीनना नहीं चाहता, लेकिन अहिंसा का फर्क, कई बार कई मंचों पर मैं कहता हूं कि ये अहिंसा का फर्क है कि गांधी जी की जो अहिंसा है, या गांधी जी जिस समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी जो अहिंसा है, वो महाभारत की अहिंसा है, आंध्रशंस से उपजी हुई अहिंसा है। मतलब हत्या और तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं, युद्ध हो जाता है, उसके बाद एक अहिंसक फॉर्म आता है। और बाबा साहब की जो अहिंसा है वो महात्मा बुद्ध के ट्रेडिशन की अहिंसा है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बाबा साहब की अहिंसा को कैसे, बाबा साहब या महात्मा फुले या इस धारा की अहिंसा कैसे ज्यादा उल्लेख किए जाने लायक, ज्यादा चिन्हित किए जाने लायक और ज्यादा स्वीकार किए जाने लायक अहिंसा थी, कि बाबा साहब की अपनी या इस समूह की अपनी जो स्मृति है वो आहत है, जिससे इतिहास बनता है, जिससे मानस बनता है। और जो वर्तमान था तब भी और अब भी, वो पीड़ित है, उत्पीड़ित है, और जो भविष्य है वो सशंकित है। तो और जो विरासत है, उस विरासत को भी हत किया गया है, ध्वस्त किया गया है। तो ये इस परंपरा से आने के बाद, जिसको क्रोध में होना चाहिए था, जिसको आक्रोश में हो जाना चाहिए था, जिसको चीजों को, जिसको लड़ करके, जिसको हिंसा के जरिए, जिसको एक समाज को ब्लंटली फूंक देना चाहिए था, जैसी स्थिति हो सकती थी गुस्से से, मैं गुस्से की बात कर रहा, उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया, उसने समावेश का रास्ता अपनाया। यहाँ कोई यहूदी प्रकरण नहीं हो सकता, यहाँ कोई मतलब होलोकास्ट प्रकरण नहीं हो सकता। ये पूरा एक ट्रेडिशन पूरी समग्रता में दिखती है। वही गांधी की स्मृतियां भी बहुत समृद्ध हैं, वर्तमान भी बहुत, गांधी और गांधी के ट्रेडिशन की बात मैं कर रहा हूँ, वर्तमान भी बहुत सुखद है, और विरासत उनकी जो है वो बहुत ही गौरवशाली चिन्हित की जाती रही। तो इस मानस से, जिस मानस से बाबा साहब आ रहे थे, उस मानस से और उस मानस के लोगों का संघर्ष था ये जो 1927 का सत्याग्रह था। और बहुत जल्दी सीधे स्टेट में शामिल होकर के हस्तक्षेप की तरफ बाबा साहब बढ़ जाते हैं, और जिसकी परिणति होती है कि वो संविधान, तो अभी खास करके मुझे ज्यादा, और भी लोग हैं और लोगों को सुनना पसंद करेंगे, लोग पसंद करेंगे जो साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन खास करके 2-4 जो रिजोल्यूशन उस समय पास किए गए थे, 4 रिजोल्यूशन पास हुए थे। इसमें से दूसरा रिजोल्यूशन था मनुस्मृति का दहन करना, वो सहस्रबुद्धे ने रिजोल्यूशन दिया था, और मनुस्मृति का दहन किया गया। अब आप देखिए, ये जो घटना घटी है मूंछ वाली, मैं उसका पैरेलल खड़ा कर रहा हूँ 95 साल में,
यह कहते हुए कि हासिल हमने बहुत कुछ किया, हम ये नहीं कहेंगे कि 95 साल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन संघर्ष जारी है। उसी राज्य में मनु महाराज की तस्वीर आप देखिए, वहां मूर्ति देखिए आप, बहुत ये मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय में बहुत ही शान से विराज रहा है, न स्टेट को चिंता है। और आज की तारीख में कुछ लोगों ने वहां कालिख लगाई थी। तो कुल मिलाकर मनुस्मृति आज भी शासन कर रही है, और मनुस्मृति नुमा जो इम्पैक्ट है, जो जाति व्यवस्था, जाति और उसमें जेंडर भी काम करता है, आधारित व्यवस्था है, उसको स्वीकृति आज भी मिल रही है। उसका एक संकेत आप एक प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं कि आप मूंछ रखने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। तो दूसरा रिजोल्यूशन था वो। पहले रिजोल्यूशन में 6 चीजें जो थी उसकी बात मैं करके अपनी बात खत्म करूंगा और फिर सुनूंगा। वो था कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होनी चाहिए। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है और समान पैदा होता है, और मृत्यु तक यह समानता और स्वतंत्रता उसकी सुनिश्चित रहनी चाहिए। सारी सरकारी नीतियों में इसकी सुनिश्चितता की जानी चाहिए। ये एक रिजोल्यूशन था। दूसरा उसका 1.2 था, उसी का ख था कि इसकी संरक्षा करना किसी भी राजनीतिक नीति की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी जो होगी, कोई भी राजनीतिक संगठन खड़ा हो या जो स्टेट अपना काम करेगा, तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता जन्म से लेकर के मृत्यु तक, व्यक्ति की समानता जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इसको सुनिश्चित करना, उसकी संरक्षा करना भी करने का काम उसका होना चाहिए। तो इस तरह से फिर वो कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस तरह से हम जो है रिवाजों में, ग्रंथों के जरिए जो असमानता व्याप्त है उसको हम नकारते हैं। तीसरा उनका पॉइंट था कि जो शक्तियां हैं वही, और वो आगे चल करके संविधान का भी और ये लोकतंत्र का अपना आदर्श है कि जो सारी शक्तियां हैं वो व्यक्ति में निहित होती हैं, और जब तक कि लोग अपनी शक्तियां किसी अथॉरिटी को नहीं दे देते हैं, तब तक यदि वो अपनी शक्तियां अथॉरिटी को देते हैं तो अथॉरिटी उनके लिए नियमन कर सकती है, उनके लिए व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि अपनी शक्तियां उन्होंने इसलिए ही दी थी कि एक व्यवस्था होगी। लेकिन जब तक वो किसी अथॉरिटी को वो शक्ति नहीं ट्रांसफर होती है, तब तक हम उसे मानते नहीं। और चूंकि लोगों ने किसी श्रुति को, किसी स्मृति को, किसी धार्मिक ग्रंथ को कोई अपना पावर नहीं दिया है, कोई अपनी शक्ति नहीं दी है, तो हम ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी श्रुति, किसी भी स्मृति को नकारते हैं। ये तीसरा 1.3 था। और एक आगे चल करके है कि वो आप जो पुरोहित यदि आप बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं, तो वो शक्ति भी व्यक्ति के को ही उन्होंने, और उसका चुनाव कंपटीशन के आधार पर होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ये शक्ति भी लोगों में ही हो, लोगों में ही निहित हो, इसका रिजोल्यूशन है। तो इस तरह से 5-6 पहले रिजोल्यूशन का ये 5-6 अलग अलग सब सेक्शंस हैं। और दूसरा मैंने कहा कि वो मनुस्मृति जलाने का, और ऐसे ही 2 और रिजोल्यूशन है। ये रिजोल्यूशन आज भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं रिजोल्यूशंस के आधार पे या इन रिजोल्यूशंस की छाया आप संविधान में देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट को करना था, इम्प्लीमेंटेशन जो समाज को करना था, जो गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, और वो हृदय परिवर्तन 95 साल में भी आज तक नहीं हुआ है। हृदय परिवर्तन की आशा पर इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। स्टेट को मजबूर करना होगा, स्टेट के साथ संघर्ष करना होगा। ये जो 95 वर्ष में हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी एक रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि जीवन में अलग अलग स्टेट से जिसकी जितनी सीमा है, जो बृहत्तर मानवीय जुड़ाव के साथ, ज्यादा लोगों के साथ जाकर जो नेतृत्व लेकर के कर सकते हैं वो वहां करें। जो अपने फोरम पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने व्यक्तित्व में, अपने निजी प्रैक्टिस में जो लोग कर सकते हैं, उन्हें यही करना चाहिए कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ संघर्ष करना चाहिए कि यह जो नीति है
स्टेट ने जो लोगों की स्वतंत्रता और समानता के लिए जो नीतियां बनी है संविधान में, उसको वो सुनिश्चित रूप से पालन करवाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजू चंदन सर। आपने अंग्रेजों के आने के बाद से कानून का शासन मतलब बना, और यहाँ के लोगों को जिस तरीके से मनु की आपने बात की, तमाम सारे, और वर्तमान संदर्भ में जो राजस्थान का अभी पाली का जो घटना घटी उस पर केंद्रित करते हुए 95 साल एक के बात और जोड़ दूं कि ये पूरा जो उत्सव है, पूरा जो संघर्ष है, वो जाति और जेंडर जी दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दोनों ही दृष्टि से जो असमानताएं हैं उसके खिलाफ है। मनुस्मृति का जलाना तो हम सब जानते ही, और महिला दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते भी हैं। जी जी जी, आपने तमाम सारे जातीय जो दमन और उत्पीड़न है उस तरफ ध्यान आकर्षित किया, और 26 जनवरी 1950 से संविधान बना हुआ है, लेकिन अभी भी वो व्यवहार में लागू नहीं होने के कारण उच्च ब्रू समाज द्वारा आज भी वंचित तबके के लोगों पर जातीय उत्पीड़न हो रहा है। ये सोचने की जरूरत है, जो एकेडमिक में बैठे हुए हैं और जो सामाजिक आंदोलन भी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में मैं आगे प्रोफेसर रतन लाल सर, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय जो है वो विचारों की जननी होते हैं, और जिन्होंने जनेऊ लीला शब्द को भी इजाद किया है, मैं बड़े ही आदर के साथ में प्रोफेसर रतन लाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज महाड़ आंदोलन के अवसर पूर्व संध्या पर अपनी बातचीत को रखें। सर रतन लाल सर। शुक्रिया रजनीश और विमल जी, अनिता जी, संजीव और तमाम सारे साथी जो सुन रहे हैं फेसबुक पर, आप सबको जय भीम। मुझे लगता है संजीव ने बहुत ही बुलेट तौर पे पूरी बातें समेट दी है, और जो मौलिक बातें हैं वो बात यहाँ पे आ गई है, और बहुत गुंजाइश नहीं है उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करें, ये बहुत जरूरी चीज है। जिस चावदार तालाब महाड़ में आज के वहां पे जो दलित होंगे, शायद वहां से जाकर ऐसे भी पानी नहीं पीते होंगे, बिस्लेरी पीते होंगे या आरओ लगाकर पानी पीते होंगे। वहां पर वो पानी पीने के लिए तकरीबन 13-14 साल संघर्ष करना पड़ा। 23-24 की बात संजीव ने की है, और फाइनली ये बॉम्बे हाई कोर्ट में 1937 में डॉक्टर अंबेडकर की जीत हुई है। ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर और मुंबई हाई कोर्ट तक लड़ा गया। 13 बरस 14 बरस लगे पानी पीने के अधिकार को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आज वहां के दलित भी आरओ और बिस्लेरी पी रहे होंगे, आरओ वाला पानी, रॉ पानी भी नहीं पी रहे होंगे। लेकिन इसका क्या सिंबलिज्म है, इसका प्रतीक क्या है? संजीव ने कहा पहले कि वो पानी सिर्फ नहीं था, वो पानी में कोई ऐसा असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण नहीं था कि वो पानी कोई पी लेता तो वो अजर अमर हो जाता, ऐसा था नहीं। उसके पहले भी दलित लोग जिंदा ही थे, पानी तो पी ही रहे थे। उसका पर्पस कुछ और था। तो इसलिए आज के संदर्भ में जो राजस्थान की घटना हुई है, और उसमें दलित स्टाइलिश दिखता है, मैं अमीर नहीं हूं लेकिन दिल मेरा रॉयल है, ये लाइन था उसका। आज मैंने एक वीडियो अम्बेडकर नामा पे बनाया है, उसके बारे में हजारों लोग देख चुके हैं 2 घंटा। आज भी सोचिए कि एक दलित अगर अच्छा कपड़ा पहनता है, खाना खाता है, बुलेट मोटरसाइकिल पे चलता है, घोड़े पे चलता है, गॉगल्स लगाता है, तो आखिर किसके पेट में और क्यों मरोड़ उठ रहा है? सोसाइटी स्टैटिक नहीं है। जाहिर है कि 95 साल में परिस्थितियां बदली हैं, और टेक्नोलॉजी ने और बहुत आसान कर दिया है विचारों के कम्युनिकेशन, आइडियाज हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन तब्दीली ये भी है कि उसी राजस्थान में हेलीकॉप्टर से दूल्हे जा रहे हैं शादी करने, बोले तुम अपनी घोड़ी अपने पास रखो, हम हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये तब्दीली। लेकिन जिस रफ्तार से ये तब्दीली होनी चाहिए थी, वो रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी है। रेसिस्टेंस जाहिर है चल रहा है, और ये जारी रहेगा, बिकॉज जितने आपके अंबेडकर ने खुद लिखा है कि किसी हिंदू से पूछो कि उसके जीवन में अगर एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे मकान में रहना चाहता है, अपने घर की दीवार, दरवाजे सड़क की ओर खोलना चाहता है, अपने बच्चों का अच्छा नामकरण करता है, या कोई
प्राधिकार वाला पद लेता है तो उस हिंदू को क्या समस्या है? तो हिंदू जवाब देगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। तो वो जड़ जो है धर्म में है, जो आपको आज भी देखना नहीं चाहता। 15 तारीख को हत्या हो गई है राजस्थान में स्टाइलिश दिखने की वजह से। तो इसकी जड़ें जो है कहीं और है। और संजीव ने वो बात मेंशन किया कि ये जो लड़ाई मार्च में शुरू हुआ था, 19-20 2 दिन का कार्यक्रम था वहां पर, और कुछ मैं स्टेटमेंट उनके जो भाषण के अंश है मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि आखिर किस बात की लड़ाई थी। और ये जो आंदोलन हुआ भारत के इतिहास में, इस आंदोलन का वही महत्व है जो फ्रांस की क्रांति का महत्व था, 1789 का जो महत्व। क्योंकि अंबेडकर के आने से पहले बहुत समाज सुधारक हुए, उन्होंने समाज सुधार करने की कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने इस समस्या को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया, पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाई। ये सबसे सिग्निफिकेंट है। वो ये भी कहते हैं इसी आंदोलन में कि आप ये समझो कि कानून हो जाने से ये काफी नहीं, और आपको ये पूरे अधिकार संघर्ष करके लेने होंगे, जीतने होंगे। आज भी कानून में तो बहुत कुछ है लिखा हुआ, कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? तो ये लाइन बकायदा, इसकी पृष्ठभूमि तो बड़ौदा में जब नौकरी करने गए थे उस समय बन चुकी थी। और ये जो कालाराम टेम्पल है, चाहे कविठा की घटना है, चाहे ये चावदार आंदोलन है, बेसिकली अंबेडकर आइडियाज को टेस्ट कर रहे थे। जाति एनहिलेशन ऑफ कास्ट 35-36 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसी भाषण में देखेंगे तो उसके बीजारोपण यहाँ पे चावदार आंदोलन में, महान आंदोलन में हो रहे हैं। इसलिए आज मैं उनके ओरिजिनल जो कोट्स है, मैं चाहता हूं कि उनके भाषण के कुछ कोट्स मैं आपको सुनाऊं। वो कहते हैं कि और ये पूरा ऐसा आंदोलन बना दुनिया भर में, और भारत के तमाम नदी घाटी पहाड़ियों हर जगह इसकी ध्वनि सुनाई दी। वो कहते हैं पहला कारण क्या है कि हमारे जो गिरावट हुआ है वो अंग्रेजों को दोषी करार देते हैं। कहते हैं भी सैनिकरण किया, ये पहले हम लोग फौज में जाते थे, सूबेदार बनते थे, अफसर बनते थे, वहां मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, तमाम ये अधिकार थे, लेकिन हिंदुओं के सवर्णों के प्रभाव में आकर अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, और जो सेना में नौकरी करने से बंदिश लगा दी, स्कूल में पढ़ने से बंदिश लगा दी। ये तमाम बात कहते हैं अंग्रेजों ने, भीमा कोरेगांव का भी एक तरह संदर्भ यहाँ पे आ रहा है कि हमारे ताकत से अंग्रेजों ने पेशवा को हराया था, और उसी पेशवाई मानसिकता के प्रभाव में आकर उन्होंने हमारे नौकरी में एंट्री से बैन किया। आगे कहते हैं जब कि वो शुद्धिकरण की बात भी कर रहे हैं कि आखिर अस्पृश्यों को क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। लिखते हैं कि जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते तब तक स्थायी उन्नति नहीं हो सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए, और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता, मजबूती प्रदान करनी चाहिए। अतः मैं आप सबसे ये चाहता हूं, ये मार्च के प्रोग्राम का भाषण का अंश है, मार्च। अतः मैं अब आपको चाहता हूं कि आप प्रतिज्ञा करें कि आप इस क्षण से सड़ा गला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प करें। हमारी आप उन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलंबन सीख जाएंगे, अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें, उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को बताएं। तो ये एक सिंबल है जिसके थ्रू उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उस पानी में कोई अमृत नहीं था कि अमर हो जाता। इस लोगों को कैसे पॉलिटिसाइज करना है, आंदोलन करना सिखलाना है, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा था 1920 में। महाड़ों के उस समय आप जानते होंगे, अंबेडकर के राइटिंग्स पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इसमें अंबेडकर को कई तरह के संघर्ष खुद ही करने पड़े,
अस्पृश्यों में भी बहुत सारी जातियां रही, तो वहां मांग, महार, चमार ये सब भी आपस में खटपट सब चलता रहता था। और अम्बेडकर पे तमाम तरह के आरोप लगते थे। पहला एड्रेस उन्होंने अपनी जाति सभा को ही किया, क्योंकि जाति अभी भी खंडित है। तो वो चाहते थे कि पहले महार को मोबिलाइज करें, ये मोबिलाइज करें, उससे किसी से भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन उन पे आरोप लगते थे कि वो अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे। उसका जवाब कई भाषणों में डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है कि किस किस जाति के लोग उनके टीम में शामिल है। सिर्फ तरकर के बारे में भी उन्होंने विस्तार से लिखा है जहां तक। तो महारों के सवाल पर उनके आत्मसम्मान को ललकारते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाषण में, और कहते हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने मानवाधिकार को बेचना नितांत अपमानजनक। उनसे भावुक होकर अनुरोध किया कि वे अपमानजनक दास्तापूर्ण परंपराओं को छोड़ दें, अपने वतनों को त्याग दें और कृषि कार्य के लिए वन भूमि का पता लगाएं। बहुत ही हृदय स्पर्शी आवाज में उन्होंने कहा, यदि माता पिता अपने बच्चों को अपने से अच्छी स्थिति में देखना नहीं चाहते तो माता पिता और जानवरों में कोई अंतर नहीं होगा। कई तरह के संकल्प पारित किए गए, और जिसमें संदीप ने जिसका जिक्र किया है, एक और संकल्प कि हिंदुओं से अपील की गई। वो सिर्फ अपने कम्युनिटी को एड्रेस नहीं कर रहे, जो सवर्ण हिंदू हैं उनसे भी अपील की गई थी कि अछूतों को अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता दें, उन्हें नौकरियों में लगाए, अपने मृत जानवर को खुद दफनाएं। और अंत में सरकार से भी अपील की गई कि वह अछूतों को विशेष कानून के द्वारा सड़ा गला मांस खाने से रोके, मध्य निर्देश लागू करके उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दें, दलित वर्गों के छात्रावासों को सहायता दें, और स्थानीय निकायों को बोले संकल्प, बोले व्यक्ति थे जो विधान सभा में उन्होंने ये उठाया था महाड़ का मसला, को जीवंत वास्तविकता बनाने के लिए आदेश थे। जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सवर्ण लोगों ने भी आकर वहां पे एड्रेस किया था और सहायता का आश्वासन दिया था, लेकिन एक चीज को छोड़कर, वह अंतरजातीय विवाह के क्लॉज को छोड़कर बाकी चीजों पर उन्होंने सहायता का वादा किया था। सो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्च का पूरा जो है नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से पूरा आंदोलन ये चल रहा था, और एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका विस्तार बड़ा और परिणाम बहुत ही दूरगामी था। ये एक तरीके से पानी खाली नहीं था, ये दास्ता विरोधी, ये जाति विरोधी और पुरोहितों के खिलाफ भी ये आंदोलन था। और खास तौर से यहाँ कोट करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि जब हिंदू से पूछो तो बड़ी बड़ी बातें डिंग हाँकता है कि हम जानवरों को भी नहीं मारते, सांप को भी नहीं छूते, मतलब दया करते हैं, करुणा की बात करते हैं। लेकिन ये आंदोलन ये कट्टरपंथी हिंदुओं, वर्णवादी, जातिवादी सोच की पोल खोल रहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये स्थिति बगाड़ते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहिष्णुता व्यवहार करता है, परंतु अपने ही सहधर्मियों, अपने ही अस्पृश्य भाइयों जो कि हिंदू धर्म को ही मानते हैं, उनको पानी नहीं पीने देता। और दिलचस्प यह है कि अस्पृश्यों के जानवर उस तालाब में जाकर पानी पी सकते थे, लेकिन अस्पृश्य वहां से पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए ये पूरा एक तरह से एक्सप्लोजन था। जो जातिवादी सोच है उसके ऊपर बड़ा धमाका था। आप सब पढ़ चुके हैं कि उसमें किस किस तरह से अफवाह फैली, वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, उसके बाद हमला हुआ, लगातार लोगों को पीटा गया, जो लौट रहे थे उनके गांव में संदेश भेजा गया कि ये जो आंदोलनकारी है अपने गांव जाए तो उनकी आप पिटाई करें। तमाम ये सब घटनाक्रम चल रहा था। 20 लोग घायल भी हुए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने एक लंबा एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर छापा था। और ये बात जरूर है कि वहां अस्पृश्यों की संख्या, जितने ये बदमाश लोग थे, गुंडे थे, उनसे कहीं ज्यादा थी। अगर थोड़ा सा भी संयम अगर खो देते अम्बेडकर और एक इशारा भी करते तो महाड़ में उस समय खून खराबा हो सकता था। लेकिन उन्होंने पूरा संयम बनाए रखा और अहिंसक तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाए रखा। यहाँ से पूरी जर्नी शुरू होती है और बॉम्बे क्रॉनिकल का पूरा रिपोर्ट है किस तरह अफवाह फैलाया गया,
तो वो एक सप्ताह बाद बाबा साहब ये भी कहते हैं, वो गिरफ्तारियां होती हैं तो बाबा साहब हाँ, कहते हैं कि यदि गैर हिंदू अधिकारी नहीं होता तो हमें न्याय नहीं नहीं होते तो न्याय नहीं मिलता। जो अंग्रेज 4 महीने अधिकारी जी अंग्रेज अधिकारी थे, 4 महीने की जो कठोर कारावास हुआ था गुंडों को, वो कह रहे हैं इस बात को कि अगर हिंदू होते तो हमें न्याय नहीं मिलता। तो इस प्रकार महाराष्ट्र में दलित वर्ग का पहला बड़ा खुला सम्मेलन और उनका अपने नागरिक अधिकारों का दावा करने का पहला सार्वजनिक उद्यम संपन्न हुआ। महार आंदोलन का यह महत्व है। यह सम्मेलन भारत के इतिहास में पहली बड़ी तथा महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना थी। यह कैसी घटना थी? तो डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुनर्गठन की धारा को बदल दिया। लाखों जो सप्रेस्ड और दलित लोग अमानवीय व्यवहार से त्रस्त और मूक लोगों ने भारत के इतिहास में एक न्यू चैप्टर ऐड करता है इस आंदोलन के द्वारा। उन्होंने न केवल अपने चिरकालीन शिकायतों को व्यक्त किया बल्कि स्वयं ओजस्वी तरीके से उनके निवारण का भी जिम्मेदारी ली। खाली शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका कैसे रिजॉल्व होगा इसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने बकायदा ली। उन्होंने अब साहस जुटाया और बहादुरी के साथ खड़े होने और पारंपरिक व्यवहार समाप्त करने की उचित भावना भी दिखलाई। ये असर्ट कर रहा है, दलित असर्ट कर रहा है। आप सब जानते हैं कि अचूक दवा है, गोबर पानी से और घी से शुद्धिकरण हुआ। इसके बाद पूरा प्रकरण चला, मार्च का आंदोलन जाके कल्मिनेट करता है फिर दिसंबर, जहां की मनुस्मृति जलाने की बात होती है। उस भाषण को अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा अंबेडकर की राइटिंग्स को आप पूरा देखेंगे, लगातार 2 दशक की राइटिंग को पूरा वो क्वांटिटी में चलता रहता है। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो जो उभर कर आ रहा है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का सवाल। सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी ये सेंट्रल पॉइंट है, अंबेडकर के दर्शन का सेंट्रल पॉइंट है। उन्होंने कई बार कहा है कि आरक्षण रहे न रहे, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी बरकरार न रहे। मेरी समझ ये बनती कि उनका पूरा जो आंदोलन है वो सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के सवाल को एड्रेस करता है। 25 दिसंबर वाले भाषण में और कहते हैं उस समय दोनों में एक कॉन्टिन्यूटी है कि यदि सवर्णों ने हमारे पानी पीने के अधिकार को स्वीकार कर लिया रहता तो अब ये सत्याग्रह करने की हमें जरूरत ही नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय पर सवर्ण हिंदू अपने रूप में जिद्दी हैं और वे सार्वजनिक तालाब जो मुसलमानों और अन्य गैर हिंदुओं सहित सभी जातियों के लिए खुले हैं का प्रयोग करने के दलित के अधिकार को मानने से इनकार करते हैं। विडंबना यह है यद्यपि तथाकथित अछूतों को, पशुओं को तालाब पर जाने दिया जाता है, पर अस्पृश्यों को जाने की मनाही। हिंदुओं को उनकी मानवतावादी भावनाओं के लिए जाना जाता है और पशु जीवन के लिए उनकी चिंता लोक प्रसिद्ध है। कुछ वर्ग जहरीले रेप्टाइल्स तक को नहीं मारते। हिंदू बहुत से साधुओं और हृदय पुष्ट भिखारियों का भरण पोषण करते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि उनको भोजन और वस्त्र देकर तथा सुख साधनों का सेवन करने के बाद नगद धन देकर पुण्य प्राप्त करते हैं। हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल के बीच भेदभाव न करने का उपदेश देता है। और सवाल उठता है, ये आप नब्ज पकड़ रहे हैं कहाँ है? ये पानी का सवाल नहीं, नब्ज पकड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हिंदू समाज का। अभी तक हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की। अभी तक हिंदू फोल्ड में ही बात हो रही, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिएगा आप 1920 के आसपास से ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर अंबेडकर का शुरू हो जाता है, जो बाद में जाके 56 में कन्वर्जन में कंप्लीट होता है। आगे कह रहे हैं कि हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत की शिक्षा देता है और गीता उन्हें ब्राह्मण और चांडाल में भेद करने की न करने का उपदेश देती है। अब सवाल उठता है कि दान और मानवता की ऐसी परंपराएं इतना शानदार होने के बाद भी अपने साथी मनुष्यों के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और अनुचित व्यवहार क्यों करना चाहिए? और इसका सवाल का जवाब कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में
इस सम्मेलन का वास्तविक महत्व नहीं है। इस सवाल ढूंढिए, इसी में सम्मेलन का महत्व नहीं है। कहते हैं कि हिंदू समाज जाति प्रथा के सांचे में स्थिर है, जिसमें सामाजिक वर्गीकरण के कारण एक जाति दूसरे जाति से नीचे है। इस प्रथा ने निहित स्वार्थ उत्पन्न किए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उक्त प्रथा के परिणाम स्वरूप जो असमानताएं पैदा हुई हैं उसे बरकरार रखा जाए। तो मूंछ का जो सवाल है और बुलेट का सवाल है, उसको इस तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखना है। कहते हैं कि तथाकथित हिंदू पंचम वर्ण अर्थात अस्पृश्य द्वारा सार्वजनिक तालाब का उपयोग करने के सख्त खिलाफ, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि यदि महार और अन्य लोग तालाब का उपयोग करेंगे तो उससे पानी खराब हो जाएगा या भाप बन जाएगा। मजाक भी कर रहे हैं। अगर सब जानता है, ब्राह्मण भी जानता है कि पानी पी लेगा तो कुछ नहीं होगा, बल्कि इसलिए वे विरोध करते हैं कि वे जाति की श्रेष्ठता को खोने से और सवर्ण हिंदुओं द्वारा तथा दलितों के बीच समानता हो जाने से डरते हैं। पानी कुछ नहीं होगा, डर इस बात का जो हायरार्की है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका डर जाएगा। हम इस सत्याग्रह का आश्रय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि इस विशिष्ट तालाब के पानी में असाधारण गुण है, बल्कि नागरिकों और मानवों के रूप में अपने प्राकृतिक नेचुरल राइट्स को स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह संघर्ष ये बराबरी के झंडे को फहराने के लिए आयोजित किया गया है, और इस प्रकार यह इसका वही महत्व है जो 1789 में आयोजित नेशनल असेंबली का महत्व है, फ्रांस की नेशनल असेंबली का। कहते हैं कि हमारे सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, नागरिक और आर्थिक मामलों में समान उपलब्धि का है। हम प्रकट रूप से जाति के कठोर सांचे को तोड़ना चाहते हैं। वो फंडामेंटल बीमारी का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा को छोड़कर केवल अस्पृश्यता उन्मूलन से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जाति प्रथा में अंतर्निहित असमानताओं के उन्मूलन की कोशिश की जाए, किए बिना केवल अस्पृश्यता उन्मूलन का उद्देश्य बहुत छोटा है। कि अगर पंचम वर्ण आप खत्म कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि असफलता नहीं बल्कि छोटा उद्देश्य अपराध है। हम इस बुराई की जड़ों तक जांच करें और हम अपने दर्द का कम से कम करने वाली बातों से संतुष्ट नहीं हो। यदि बीमारी का ठीक तरह से निदान नहीं किया जाए तो उपचार व्यर्थ होगा। तो केवल छुआछूत खत्म करने और अंतरजातीय व्यवहार से कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अनटचेबिलिटी खत्म करके कहते हैं कि शूद्रों के कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिसको अभी ओबीसी के टर्म्स में समझते हैं, शूद्रों की कैटेगरी में डाल दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप शूद्र रहना पसंद करेंगे और वर्ण व्यवस्था में उनकी क्या पोजीशन है एवरीबॉडी नोज दैट। तो कहते हैं कि अस्पृश्यता खाली नहीं है, जाति का उन्मूलन जरूरी है। मुझे लगता है काफी कुछ मैंने बोल लिया है, बाकी लोग भी बोलेंगे। और सब बोल सकते हैं। नहीं, 20 मिनट बोल लिया मैंने। कहते हैं थोड़ा सा 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। जी जी। देखिए, गांधी की बात हुई थी। गांधी ने एक और बात कही थी जब पूना पैक्ट हो रहा था कि अम्बेडकर मुझे 5 वर्ष का टाइम दो, प्रायश्चित करना है। 5 वर्ष में अगर जाति नहीं खत्म हुआ तो ये अभी नहीं तो कभी नहीं। जब पूना पैक्ट हो रहा है तो आज पूछा जाना चाहिए कि 70-75 साल हो गया है, गांधी ने तो 5 ही साल मांगा था, लेकिन जाति जब तक जाति जाएगी नहीं तब तक हेलीकॉप्टर का और जो मूंछ रखने का और स्मार्ट दिखने पे दलित की हत्या होती है या दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, ये हटेगी नहीं। और एक बात और मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं कि ये लड़ाई कानून खाली बन जाने से एक लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार लिखा है कि प्रथाएं बहुत प्रबल होती हैं, ट्रेडिशन कस्टम कई बार इतना ज्यादा प्रबल होती है कि वो कानून पे भी भारी पड़ती है। कि सवर्ण बच्चों को घर से ही ट्रेनिंग दी जाती है, असमानता की ट्रेनिंग।
इनइक्वालिटी की ट्रेनिंग, और वो कहा जनरेशन टू जनरेशन प्रथाओं के द्वारा वो आगे बढ़ती रहती है। तो कहते हैं कि प्रथा बहुत, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, तो कानून होते हुए भी आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सवाल है, आज 95 साल होने जा रहे हैं और इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास क्यों समझा जाना चाहिए? क्योंकि आज तो स्थिति और बदतर है। डॉक्टर अंबेडकर का वही कोट कि अगर हिंदू होते न्यायालय में तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज हर जगह वही लोग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर जगह वही लोग हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप डेटा उठाकर देखिए, साल दर साल लगातार, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान में तो है ही, वहां फ्यूडल सोच ज्यादा हावी है। साल दर साल लगातार बदस्तूर जारी है, दलितों के खिलाफ हिंसा। सरकार हमारी है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन वो काम नहीं कर रही उस तरीके से जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। चलते चलते 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है, वो अंतिम लाइन पंक्तियां में कोट कर देता हूं कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले इंसान की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान अच्छा ही होगा। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसके लागू करने वाले लोग अगर बुरे हुए तो संविधान बुरा होगा। हम द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक समानता तो है, एक वोट, लेकिन घोर द्वंद्व है, आर्थिक और सामाजिक विषमता है। अगर जल्दी इसको नहीं दूर किया गया तो इससे पीड़ित जनता जो है इस संसद में सुरंग बना देगी। डॉक्टर अंबेडकर के ये कोट के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा की तरह विद रेफरेंस के साथ जो बात करते हैं, जिसके लिए आप पूरे देश में जाने भी जाते हैं, खासकर अंबेडकर नामा के द्वारा विद रेफरेंस के साथ में बाबा साहब ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है आज जितने भी हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए श्रोता हैं, वो जरूर आपके वक्तव्य से लाभान्वित हुए होंगे। मैं खुद भी हुआ हूँ। आपने तमाम सारे बिंदुओं पर अपनी वर्तमान से कोरिलेट करके बताया है किस तरीके से जातीय दंश और हिंदू, जिस तरीके से हिंदू की बात होती है लेकिन 6000 से ज्यादा जातियों में बटा हुआ समाज को किस तरीके से एक किया जाए, इस पर कभी भी उच्च ग्रुप के समाज के बुद्धिजीवियों ने नहीं सोचा है। मुझे लगता है ये तमाम सारे पहलू हैं जिस तरफ आपने इशारा किया है। आने वाले समय में अगर इस पर विचार मंथन होगा तो मुझे लगता है एक बेहतर समाज बन सकता है। टेक्निकल कारण के कारण जो हमारे भी एक वक्ता थे डॉक्टर अनीस कुमार, वो गांव में है इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तब मैं आगे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ प्रोफेसर जो हैं, दलित अस्मिता पत्रिका की संपादक भी हैं, प्रोफेसर विमल थोराट मैम को ही मैं सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो आज इस पूरे कार्यक्रम जो महाड़ आंदोलन है उसकी अध्यक्षता करें। वो मैम अपनी बातचीत को रखें। धन्यवाद रजनीश और अनीता, संजीव और रत्नाकर जी, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। और कल महाड़ सत्याग्रह को, जो कि मराठी में 14 तालाब का सत्याग्रह कहा जाता है, उसे 95 साल हो रहे हैं। और इस 95 साल की पूरी जो पृष्ठभूमि और उस पूरी इतिहास को हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। और संजीव जी ने और रतनलाल जी ने काफी उस पर गहराई से चर्चा भी की है और रोशनी भी डाली है। तो ये जो पूरे भारतीय इतिहास में दलितों के मुक्ति संघर्ष के रूप में जाना जाता है। जो मुक्ति संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो मुक्ति किससे मुक्ति पाना चाह रहे थे?
तो जिस धर्म व्यवस्था ने, जिस ब्राह्मणवादी सनातनी धर्म व्यवस्था ने जो मनुस्मृति का निर्माण करके जिन मूलभूत साधनों से, मूलभूत जो जरूरतें हैं उससे वंचित रखे गए पूरे समाज, जो दलित समुदाय जिसे जिन्हें अस्पृश्य और चांडाल कहा जाता था, तो उनके अपने अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, एक मानव अधिकार का संघर्ष महाड़ से शुरू होता है, जिसकी अगुवाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने की। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये संघर्ष माना जाता है, जिसे हम मुक्ति संग्राम के रूप में भी रेखांकित करते हैं। अब पानी लेने की जो एक समस्या है, दलितों के पास पानी के कुएं नहीं थे, क्योंकि उसकी अपनी उतनी आमदनी नहीं थी। तो अब वो क्या करे? क्या दिन भर कुओं पर या नदी के किनारे खड़े होकर गिड़गिड़ाते रहे तालाबों के किनारे पर कि मुझे पानी दीजिए अपने घड़ों को लेकर? तो ये कतई जो ब्राह्मण व्यवस्था ने उनके ऊपर जो एक जबरदस्ती ये जो लादा था, एक गुलामी का, एक बहुत बड़ी गुलामी उनके ऊपर लादी थी कि पानी जैसी जो मूलभूत जरूरत है उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा ही एक अपराध हिंदू धर्म व्यवस्था ने दलितों के साथ किया हजारों वर्षों तक। ये 1, 2, 10, 5 साल नहीं, हजारों वर्षों तक। तो इस हजारों वर्षों की जो एक निर्घुण जो परंपरा है, बहुत ही अमानवीय परंपरा, उसके खिलाफ एक आवाज उठाना, एक उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम इसे समझ सकते हैं, जानते हैं। रतनलाल जी ने और चंदन ने काफी बातें यहाँ रखी है, लेकिन एक और पहलू पर मैं यहाँ पर रोशनी डालना चाहूंगी कि ये वो समय था जब असहयोग आंदोलन से देश में काफी आंदोलित हो रहा था देश, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पहल लेकर उसमें पहल थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन था। तो एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि के वहां बन रही थी। उधर केरला में पेरियार जी का जो ब्राह्मणवादी आंदोलन भी जोरों पर था। वैकोम का जो मंदिर प्रवेश का एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां शुरू भी हो गया था। और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक प्रगतिशील विचारकों का, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की सत्यशोधक समाज की परंपरा से जुड़ा हुआ था। तो वो एक, जब बाबा साहब अमेरिका से लौटते हैं अपनी शिक्षा पूरी करके, तो ये पृष्ठभूमि उनके एक चारों तरफ उनकी पृष्ठभूमि थी। और बाबा साहब तो एक निश्चित निर्णय लेकर ही लौटे थे कि इस देश से जाति व्यवस्था का निर्मूलन हो। तब तक वो लिख भी चुके थे अपने उस निबंध में, जो कि पूरी देश में एक हम उसे अपने एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र हम उसके रूप में उसे जानते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, तो इस पृष्ठभूमि का उन्हें बहुत बड़ा फायदा भी हुआ और उन्हें एक अच्छा मौका भी मिला। तो जिसकी बात कही गई है पहले ही कि जो मुंबई विधान परिषद ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था राव साहेब बोले की अध्यक्षता में, कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एक हमें एक उसकी एक अच्छाई भी हमें रेखांकित करनी चाहिए कि चाहे वो जितने भी क्रूरतम तरीके से यहाँ के हमारे समता के और स्वतंत्रता के आंदोलन को कुचलते रहे हैं, लेकिन दलितों को, जिसका जिक्र चंदन ने भी किया है, संजू ने किया है, संजू चंदन ने, कि जितनी भी आर्मी में दलितों का पहले प्रवेश था
और उसके कारण दलितों की एक पीढ़ी, जिसमें रामजी अंबेडकर भी है, बाबा साहब के पिता, जो सूबेदार के पद पर काम कर रहे थे, तो उससे एक वर्ग जो है दलितों के बीच में से एक छोटा सा ही, कहीं मतलब गिने चुने लोग ही ब्रिटिश आर्मी के संपर्क में आके समता का भाव उनके अंदर जग उठा था कि ब्रिटिशर्स चाहे इस देश पर राज जरूर कर रहे हैं, दबा रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को दबा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो आर्मी में एक माहौल था, और जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ और उसी वातावरण में वो बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सातारा के आर्मी स्कूल में हुई। तो ये तमाम चीजें जो थी, और फिर विदेश में उनका जाना, वहां से वहाँ की उस सभ्यता से और वहाँ की संस्कृति से उनका जुड़ना, और एक बहुत बड़े भविष्य के सपने के साथ वो यहाँ पर लौटते हैं। तो उस समय जो बात कही गई कि चौदार तालाब का सत्याग्रह क्यों हुआ, उसके होने की ये जो पृष्ठभूमि है ये बहुत जरूरी जानना जरूरी है। तो 23 में ये प्रस्ताव पारित होता है और 26 तक इसको लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि हर जगह पर ब्राह्मणवाद अपनी कट्टरता के साथ ये इस अधिकार को रोक रहा था। क्योंकि वही बात थी कि अगर पानी पर अधिकार अगर मिल जाता है या समता का अधिकार मिल जाता है, तो दलितों को जो गुलामी की सांकलों में, जो कड़ियों में बांध कर रखा है, वो गुलाम नहीं रहेगा। वो अपनी स्वतंत्रता का उसे एहसास हो जाएगा, जिसको बाबा साहब ने भी यही कहा कि जब गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास कराओ, तभी वो अपनी बेड़ियों को तोड़ सकता है या तोड़ने की कोशिश कर सकता है। तो इस पूरे इस आंदोलन के पीछे ये सारा ये वैचारिक एक दर्शन भी है, और एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति का एक बहुत बड़ा आगाज था, जो कि भविष्य में होने वाले तमाम जो बाद में आने वाले समय में, जब बाबा साहब पहली बार ब्रिटिश काउंसिल में जो मिनिस्ट्री थी उसमें मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने, तब तक का जो एक पूरा समय है, उसको भी हम अगर रेखांकित करें तो उसकी शुरुआत जो होती है वो महाड़ के 14 तालाब के सत्याग्रह से होती है। ये एक बहुत ही बड़ा चिन्हित करने वाला एक संग्राम है, जो मुक्ति का संग्राम। अब मुक्ति के कई मायने हैं कि दलितों की बस्तियां अलग रही है, उन्हें तमाम मनुस्मृति ने तमाम उनके अधिकार से वंचित किया, शिक्षा से वंचित किया, धन संपत्ति से, तमाम चीजों से उनसे वंचित किया। लेकिन पानी के ऊपर जो अधिकार न होना, ये दुनिया के किसी भी कोने में शायद नहीं होगा। और डॉक्टर बाबा साहब जब विदेश में पढ़कर आए, तो उन्हें ये बात बहुत ज्यादा उनके अंतर मन में बहुत ज्यादा खलने लगी थी। और उस समय जो महाड़, जो कोंकण एरिया है, कोंकण एरिया में उस समय खोतेदारी जिसे कहते हैं, कि वो सामंत शाही बहुत भयंकर रूप में फैली हुई थी, जिसमें दलित केवल इतना पीस रहा था कि मतलब उसकी कोई इंतहा नहीं है। और बाबा साहब ने उसके खिलाफ बहुत लिखा भी है, खोतेदारी के खिलाफ, और उसके ऊपर कानून भी बनाए हैं जब कानून मंत्री। तो उस समय रामचंद्र बाबाजी मोरे नाम के एक उस समय काम कर रहे थे उस एरिया में, महाड़ के एरिया में, और उन्होंने उससे पहले एक पानी के लिए सत्याग्रह भी वो कर चुके थे, जिसमें उन्हें बहुत उसमें उन्हें सफलता मिली थी। तो उन्होंने ही बाबा साहब को एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, और ये एक बहुत सुनहरा मौका था बाबा साहब के लिए भी और तमाम दलित वर्ग के लिए, कि डॉक्टर बाबा साहब का बाहर से, विदेश से आना
उनकी जो एक चेतना जगाने का जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, मोकनायक तब तक निकलना शुरू पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था, और उसमें उसके जो उनके जो लेख है, संपादकीय लेख जो है, वो जन जन में चेतना जगाने का काम कर रहे थे। तो उनका मकसद एक पूरा तय था कि उन्हें करना क्या है, और इस देश से जाति व्यवस्था का निर्मूलन करना है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका उन्हें वहां मिला, और वहां जाकर उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया। उनके साथ केवल दलित ही नहीं, तो तमाम जो प्रगतिशील और जो उस समय के जो बहुत अच्छे सुधारक थे, समाज सुधारक, वो भी है जिनका नाम पहले भी लिया जा चुका है। फिर मैं एक बार उनके नाम लेना चाहती हूँ। सहस्त्रबुद्धे थे, अनंत चित्रे थे, शंकर भाई धारिया थे, तुलजाबाई थे, तुलजा भाई, सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस थे। इन समाज सुधारकों ने उनका बहुत साथ दिया। और टिप्पणीस जो थे, टिप्पणीस महाड़ के नगर पालिका के सदस्य थे, और उन्होंने महाड़ का जो 14 तालाब है, ये उस प्रस्ताव को पहले ही पारित करवा लिया था। लेकिन वो पारित करने के बाद वो लागू नहीं होने दिया, क्योंकि लागू करने के लिए जो तैयारी चाहिए थी, जो मानसिकता चाहिए थी, वो अभी ब्राह्मणों के अंदर या सवर्णों के अंदर नहीं बनी थी। तो ये एक ऐसा मौका था कि जहां पर डॉक्टर बाबा साहब ने अपना वो जो ऐतिहासिक भाषण किया, जिसके कई एस्पेक्ट यहाँ पर अन्य वक्ताओं ने प्रस्तुत किए हैं। उसमें उन्होंने 3 चीजों के लिए उस घोषणा में उन्होंने जो 3 चीजें कही थी कि दलितों के साथ जो भेदभाव और अस्पृश्यता का जो व्यवहार किया जाता है, वो जो काम करते हैं, उनको जो परंपरागत जो पेशागत काम उनको करने के लिए मनुस्मृति कहती है, और मनुस्मृति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनी है, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें जो पेशागत काम जो दिए गए हैं, वो कथित रूप से उनके लिए, मतलब सवर्णों के लिए, वो गंदे काम है, वो गंदा माना जाता है, जिसमें तमाम जो सफाई के है, या जानवरों को उठाने के हैं, मरे जानवरों को उठाने के है, और गांव की सफाई करना या संदेश पहुंचाना, और तमाम जो जिसे बलूतेदारी कहा जाता है मराठी में, 12 बलूतेदारी, तो 12 तरह के काम होते थे। लेकिन उसमें आमदनी ना के बराबर होती थी। आमदनी के नाम पर कुछ भी नहीं था, मतलब पैसे के रूप में, धन संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं मिलता था। तो बाबा साहब ने पहली घोषणा की कि जिनको वो लोग, सवर्ण लोग, जिसे कथित रूप से गंदे काम कहते हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके कारण आपको अछूत माना जाता है, और आपसे भेदभाव किया जाता है, अस्पृश्यता का पालन किया जाता है। दूसरी घोषणा उन्होंने की कि जो मरे हुए ढोरों का मांस खाते हैं आप, मतलब परंपरा से खा रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा इसलिए पड़ी कि उनके पास, वो तो बाबा साहब जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी एक कारण है कि हाँ, हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार ये करते हैं कि उसे वो बहुत गंदा मानते हैं। क्योंकि जैसे ही हिंदुइज्म का उदय हुआ है, हिंदू धर्म का उदय हुआ है, और बुद्ध धर्म का विलय हुआ, तो वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म को बीच में लाया गया। खान पान के तरीके से जाति को भी और ज्यादा कट्टर रूप से इसे माना गया, जानने लगा। और जो लोग पहले मांसाहार करते थे और हजारों पशुओं की बलि देते थे, और उसके तमाम अलग अलग सब अवयवों को खाने में, पार्ट खाने में बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते थे, मतलब जो यज्ञ करते थे, वो उन्होंने जब मांस खाना बंद कर दिया, मांस खाना बंद नहीं किया। जब बुद्धिज्म का उदय हुआ तो अहिंसा का जो तत्व है, बुद्ध का जो सबसे बड़ा तत्व है अहिंसा, उसके कारण ये हत्या बंद हो गई। और
अहिंसा बंद होने से, हिंसा बंद होने से अहिंसा का और करुणा का जो मार्ग लोगों ने अपनाया था, और दया और शांति का, तो वो तो सारी दुनिया ही जानती है। तो बाबा साहब ने ये जो दूसरी बात कही कि इसके ये जो मरे हुए जानवरों का मांस खाना आप बंद करेंगे। और तीसरी ये घोषणा नहीं थी, ये उन्होंने उनसे एक संकल्प लिया था कि आप आज से ये बंद कर दीजिए। और तीसरा अहम बात उन्होंने ये कही थी कि उस मानसिक गुलामी से मुक्त होने की कोशिश कीजिए जो आपको अछूत बनाती है। आप अपने आप को अछूत समझते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं, और इससे आपकी एक मानसिकता बनी है, मानसिकता बनाई जाती है। कोई पैदा तो नहीं होता है ना अछूत के रूप में पैदा। तो फिर कबीर जी की वाणी को हम यहाँ पर ला सकते हैं कि ब्राह्मण और अगर क्षत्रिय अगर उसी, और दलित भी, शूद्र भी उसी वहीं एक ही जगह से पैदा होते हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? तो इस तरह से बाबा साहब ये जो गुलामी की जो सबसे अहम कड़ी है कि कि आप अपने आप को अछूत मानना छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ये घोषणा पत्र, मतलब उस समय के हिसाब से ये घोषणा पत्र जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस समय, उस क्रांति का ही एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि इस तरह की जो यहाँ पर एक क्रांति हो, और दलित जो समुदाय है जो हजारों वर्षों से पीस रहा था, उत्पीड़ित हो रहा था और शोषित हो रहा था और अपमानित हो रहा था, तो उस अपमानजनक स्थिति से उन्हें उबारने के लिए ये प्रयास, ये था, एक कदम उठाया गया था। जो पानी पीना, तालाब के पानी को छूना और उस पानी पीना, ये मकसद नहीं था, वो एक सिंबलिक था। तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक सिंबलिक एक इवेंट हम इसे माना जा सकते हैं। क्योंकि मूकनायक में जब बाबा साहब लिखते थे अपने संपादकीय, तो वो मूकनायक उस समय बंद हो चुका था क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं चला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही महाड़ का सत्याग्रह से वापस आते हैं, तो वो बहिष्कृत भारत की स्थापना करते हैं, बहिष्कृत भारत मासिक पत्रिका शुरू करते हैं, और तमाम उनके ऊपर, मतलब पूरे इस महाड़ सत्याग्रह पर के आड़ में जो ब्राह्मणवादी समुदाय था, जो ब्राह्मणवादी लेखक वर्ग था, या ब्राह्मणवादी सनातनी जितनी भी पत्रिकाएं थी, उनमें जो आरोप किए जा रहे थे और जो धमकियां दी जा रही थी, उसके लिए एक पत्रिका का होना बाबा साहब मानते थे इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये सारे जवाब उनको ये सारे जवाब बहिष्कृत भारत से वो दे रहे थे। और जो जाति व्यवस्था ने जो इस समाज में, भारतीय समाज में जो विघटन और विषमता के जो बीज बोए हैं, उसको अगर खत्म करना है, उसे समूल नष्ट करना है, और अगर जो एक व्यक्ति के अंदर जो प्राकृतिक गुण होते हैं उसकी अगर सहभागिता नहीं होगी इस देश के विकास में या इस देश के बनाने में, उस समय तो देश स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसके एक बहुत बड़े समुदाय को भागीदारी कहीं पर उनकी सुनिश्चित नहीं थी। केवल और केवल वो गुलाम के रूप में ही जी रहा था, और उसके जो 12 बलूतीदारी के जो काम थे वो उसे करने होते थे, और उसकी कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं था। तो बाबा साहब आने वाले भविष्य की चिंता उस समय कर रहे थे कि भविष्य में जो आज हम संविधान में जो देखते हैं कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 27 तक जो तमाम अधिकारों की, जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की जो सूची है उसमें, और जो अधिकार उनके अंदर दिए गए हैं, वो वहां से उसकी सोच जो है वहां से निकलती है, उसका स्रोत जो है वो मुक्ति का, महाड़ की मुक्ति संग्राम से निकलता है। और मुझे लगता है इस तरह से अगर हम देखें तो एक सामाजिक समता, स्वतंत्रता और गुलामी से मुक्ति, और छुआछूत से मुक्ति और जाति व्यवस्था से मुक्ति का ये एक बहुत बड़ा एल्गार था।
और वो एल्गार सिर्फ नहीं था, मतलब कि एल्गार के रूप में ही नहीं था, तो वो पूरा भी किया गया। जब भारत के संविधान लिखने के लिए उन्हें बुलाया गया, तो मुझे लगता है वो वहां पर आकर बाबा साहब के उस मुक्ति संग्राम की यहाँ पर आकर एक बहुत बड़े एक उसका विकसित रूप हमें दिखाई देता है। और वो तमाम जितने भी अधिकार उनसे वंचित किया गया हजारों वर्षों तक, उन अधिकारों को यहाँ पर हम पाते हैं कि संविधान हमें वो फिर से वापस देता है। और उस संविधान के कारण ही आज जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है, जो मुक्त विमुक्त समाज है, वो सारे ही समाजों का जो भी आज थोड़ा सा जो भी उन्हें हासिल हो रहा है, वो उसी की वजह से हो रहा है। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर इस देश का संविधान अगर कोई और लिखता, बाबा साहब की जगह अगर कोई और होता, क्योंकि सवर्णों की ही सारी भरमार तो उन्हीं की थी ना, तो उसमें से अगर गांधी या नेहरू उसमें से किसी को कहते कि आप देश का संविधान लिखिए, तो वो कैसा होता। और आज जो संविधान की के कारण जो आज हम बात कर सकते हैं, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, लेखन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तमाम जितनी भी जो मूलभूत अधिकार है उसकी, तो वो शायद वो नहीं होता, वो शायद नहीं होता, क्योंकि संविधान में है, इसलिए वो हमें यहाँ पर प्राप्त है। और मुझे लगता है कि ये जो एक मुक्ति संग्राम के रूप में हम जिसे चिन्हित करते हैं, वो मुक्ति संग्राम आने वाले भविष्य को एक बहुत बड़ा विशाल पटल पर बाबा साहब उसे देख रहे थे, समझ रहे थे, और उसको पूरा करने की एक पूरी उनकी एक मंशा बनती है। उसके बाद जो हुआ उसकी तो हम सभी जानते हैं कि महाड़ के तालाब के पानी को छूने की जो सजा मिली है, जिसमें बहुत संख्या में महिलाएं थी, 385 के करीब महिलाएं उसमें शामिल थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय जबकि महिलाओं में या दलित समुदाय में ही चेतना का इतना विकास नहीं हुआ था, और चेतनशील समाज नहीं था, अपने को अछूत मानकर इतने बुरी तरह से अपने को हर जगह पर एक गुलाम के रूप में मानता था कि मैं गुलाम हूँ, मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, इस पर विश्वास करने वाला, ये उस समय इतनी बड़ी संख्या में, मतलब जो दस्तावेज उसमें 3,500 या 4,000 की संख्या में लोग इकट्ठा होकर महाड़ पहुंचते हैं, जिसमें 350 के करीब महिलाएं शामिल हो रही, बच्चों को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठाकर वो चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि मुक्ति का ये जो एहसास है, ये एहसास कितना बड़ा होता है, कितना, मतलब हर इंसान के अंदर वो होता है, बस उसे अभिव्यक्त करने का एक मौका मिलना चाहिए, और वो अभिव्यक्त करने का मौका महाड़ के मुक्ति संग्राम ने दिया। तो मुझे लगता है कि आज हम 95वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये समता और स्वतंत्रता का जो मूल्य हमें मिला है, न्याय का जो मूल्य हमें संविधान ने दिया है, उसको फिर से हम यहाँ पर लागू होते हुए देखना चाहते हैं। और जितने भी अन्याय और अत्याचारों की जो भी पिछले 7 वर्षों में संख्या बढ़ी है, जिसका जिक्र अभी किया गया था, कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उसे देखने के बाद, उसके आंकड़े पढ़ने के बाद, फिर ऐसे लगता है कि एक मन में डर पैदा होने लगता है कि इतने वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं, बाबा साहब ने पूरे जीवन को अपना समर्पण किया है और काम करते रहे हैं, जीवन भर अनथक काम करते रहे हैं, हमारे जैसे, आपके जैसे सभी लोग इस पर जुटे रहे हैं, फिर वही समय लौट ना आए, ये एक बड़ी एक भयावह स्थिति सामने आ रही है। तो उसके खिलाफ फिर से महाड़ के जैसे सत्याग्रह या
कलाराम मंदिर जैसे सत्याग्रह की हमें जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जो मुक्ति का संग्राम है, जो मुक्ति का संग्राम की जो एक परिभाषा है और उसका जो एक हमारे दिलो दिमाग पर जो असर है, वो कहीं कम ना पड़े, वो कहीं कम नहीं होना चाहिए। वो हमारे अंदर जो जलती हुई एक आग की तरह जलता रहे और उसकी उसकी जो रोशनी फैलती रहे, ताकि आने वाला समय जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मुक्ति का समय हो, एक मुक्त भारत में मुक्त नागरिक के रूप में वो अपना जीवन जीने की जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले। क्योंकि जिस तरह से मौजूदा समय में जो मौजूदा सरकारें है, जो केंद्र सरकार है, जिस तरह के कानून और नियम लागू कर रही है, मुझे लगता है कि शिक्षा से फिर से हमें वंचित न होना पड़े। हमारे बच्चों को फिर से शिक्षा से वंचित करने की जो कोशिश की जा रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, अगर हम सब लोगों ने उसे पढ़ा भी है और जाना भी है और उस पर बहुत सारी चर्चाएं भी हुई है, तो ये और कुछ नहीं है, ये फिर से हमें शिक्षा से वंचित हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इसके लिए अभी से हमें बहुत सतर्कता से काम लेना होगा और बहुत उस संघर्ष को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब बार बार कहते रहे हैं कि महिलाओं के बीच में जब भी वो भाषण करते रहे, महाड़ में उनके 25 दिसंबर का जो मनुस्मृति दहन के बाद जो उन्होंने जो भाषण किया है, वो बहुत ही ऐतिहासिक भाषण है। वो सीधे महिलाओं से संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप में वो बहुत बड़ी शक्ति है, आपके अंदर वो एहसास भी है, मुक्ति का एहसास है, बस उसे जगा कर रखो और अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ो। और शिक्षित होने का जो अधिकार है, जो मिला है, उस समय नहीं था जिस तरह से आज मिला है, लेकिन शिक्षित करने का जो एक बहुत बड़ा उन्होंने उस समय नारा दिया था, मुझे लगता है उसने इस पूरे देश के दलितों के अंदर जो चेतना जगाई है, उसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक एक क्षण है कि जिसको हम आज फिर से याद कर रहे हैं और फिर से हमारे अंदर उस चेतना को जगा रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम सारे पहलुओं पर हम सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। दलितों के मुक्ति संघर्ष के रूप में जो महाड़ सत्याग्रह का आंदोलन है उसको जाना जाता है उस तरफ, और बाबा साहब द्वारा लिखित जाति निर्मूलन जो उनका एक दस्तावेज था पूरा, उसको खत्म करने को लेकर के उस तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश यहाँ पर शासन जरूर था लेकिन उनका भेदभाव नहीं, वो समता की बात करते थे। सभी वक्ताओं ने लगभग समता, सुंदरता, बंधुत्व और न्याय, और जिस तरीके से बुद्ध का भी मैम आपने जिक्र किया कि अहिंसा, आज पूरे दुनिया में ये बात, एक तरफ युद्ध भी यूक्रेन में हो रहा है और जब जब युद्ध होता है दुनिया के पैमाने पर, तब बुद्ध की यानी कि युद्ध नहीं, बुद्ध के विचार चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सारे पहलुओं की तरफ आपने ध्यान हम सभी का आकर्षित किया है और आने वाली तमाम सारी जो समस्याएं हैं उस तरफ भी हम सभी को सचेत रहने के लिए मतलब उत्साहित ध्यान आकर्षित किया है और आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो एक बाबा साहब द्वारा जो संविधान है और उसके अनुसार सोसाइटी में सभी को हक, अधिकार और मान सम्मान मिले, उसके लिए हम लोग जितना भी एकेडमिक में रह के, सोशल समाज में रह करके जितना भी काम कर सकते हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे। मुझे लगता है ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी ने, आप दलित लेखक संघ जो फेसबुक पेज है उस पे आप सभी ने बात रखी, मैं दलेश की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं सीधे मैम की तरफ, डॉक्टर नीता मैम की तरफ
बहुत शुक्रिया रजनीश, और मुझे लगता है बातचीत बहुत अच्छी रही, और मैं देख रही हूँ कि इस कार्यक्रम में वक्ताओं की भागीदारी और वक्ता अभी तक श्रोताओं की भागीदारी बहुत शानदार रही, और अभी भी हमारे साथ 30-35 लोग जुड़े हुए हैं। और ये सही बात है संजीव, आपने जो कहा कि महाड़ जो आंदोलन है वो मानवीय अधिकारों और मानव अधिकारों का आंदोलन है, पहला ऐसा आंदोलन जिसमें इंसान की मूलभूत आवश्यकता के लिए लड़ाई की गई, और ये लड़ाई तब से जारी होके हम ये कहेंगे कि आज तक जारी है। और जैसे कि हम कह ही रहे थे कि अभी भी पानी पीने की लड़ाई में दलित महिलाओं को बहुत पानी की जिल्लत सहनी पड़ती है, और लोग, अभी महाराष्ट्र की घटना थी जब हमारे एक व्यक्ति ने अपने लिए घर में कुआं खोदा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि उसको पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। ये भी एक घटना घटी थी, उसने घर में ही कुआं खोद लिया। तो समय बदलने के साथ परिस्थितियां नहीं बदली हैं, बल्कि विकट हो रही है, विकट होती जा रही है। और रतन लाल जी, आपने जो बोला कि वाकई ये लड़ाई डिग्निटी की है, ये जो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, और जैसे जैसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की तरफ बढ़े वैसे वैसे हमारे लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है, जो कि हमने देखा राजस्थान में कैसे एक यंग लड़के को मूछ रखने के लिए या मूछ ताव देने के लिए या ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए मार डाला। गुजरात में पिछले साल एक बच्चे को इसलिए मार डाला था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था, और उसने एक अपर कास्ट लड़की से उसकी दोस्ती थी, उसकी खूबसूरती को उसके चेहरे को ही कुचल दिया। राजस्थान का तो हम जानते कैसे ट्रैक्टर जो थे वो उन पे चला दिए थे। तो ये चुनौती है, और ये 5 साल बाद इसको 100 साल भी हो जाएंगे हमारे महाड़ आंदोलन को, पहली क्रांति मुक्ति के आंदोलन को, लेकिन स्थितियां एक ज़्यादा से ज़्यादा विकट हो रही है। विमल थोराट जी का वक्तव्य बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगी कि जो दलित आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे हैं, वो जैसे जातिगत पेशे को छोड़ा, एक लंबी बहस है जातिगत पेशे पे, और दूसरा मरे जानवरों का मांस ना खाना, ये तीसरा इसमें औरतों को उन्होंने कैसे समाहित किया। मुझे लगता है कि जो आज हमारी जो बातचीत हुई है वो पूरा एक आंदोलन के जो हमारे मुख्य बिंदु रहे हैं उन पे हमारी बहुत अच्छे से खुल के बात हुई है, चाहे वो किसी भी तरीके से। और तब से लेकर के आज की हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, उस पर हमारे वक्ताओं ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखी है। और बड़े खुशी की बात ये है कि हमारे साथ सभी ऐसे व्यक्ति रहे जिनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम है, बहुत उनका सालों का आंदोलन से जुड़ाव रहा है। और हमारे जो साथी थे वो लगातार इतने ज़्यादा बातें रख रहे थे, इतना सुन रहे थे कि लग रहा था कि मैं इसको देख करके मुझे लगता है कि चेतना का स्तर बढ़ रहा है, घटा नहीं है, बढ़ रहा है, क्योंकि चेतना का स्तर बढ़ रहा है इसलिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए जो एक तरह से जो रतन लाल जी कहते हैं क्राइम रिकॉर्ड उठा के देखे तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो है वो हमारे बीच में जागरूकता आ रही है, हमारे बच्चों में जागरूकता आ रही है, हमारा यूथ जागरूक हो रहा है, यूनाइट होने की सोचता है, तो हमारा मॉरल डाउन करते हैं और बार बार मॉरल डाउन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा समाज ऐसा है जो कि बार बार खड़ा होता है, और उसने इस बात को साबित किया है। मैं अपनी एक कविता के साथ जो मैंने महाड़ आंदोलन पे लिखी थी उसके साथ हम इस कार्यक्रम को समेटेंगे। क्रांति धर्मा, ये बाबा साहब पर ही है, और आज के दिन हम बाबा साहब थे तो हम हैं। हम ये कार्यक्रम इसलिए भी करें कि बाबा साहब थे। हम विमल जी ने तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत सारे साथियों के नाम गिनाए थे जो महाड़ आंदोलन में शामिल थे, 350 औरतों के साथ जो उन्होंने पूरा हमने उन सबको एक तरह से पुष्पांजलि अर्पित करना या हमारे संघर्ष के साथी के रूप में हमने आज ये दिन याद किया है। तो ये मेरी कविता है क्रांति धर्मा। प्रिय मित्र क्रांतिकारी, जय भीम। जब तुम उदास होते हो तो सारी सृष्टि में उदासी भर जाती है। थके आंदोलन सी आंखें, नारे लगाने की विवशता, जोर जोर से गीत गाने की रिवायत नहीं तोड़ पाती तुम्हारी खामोशी। मुझे याद है 1925 का वह दिन जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक थी। संघर्ष से चमकता तुम्हारा वह दिव्य रूप, वह सोने चांदी से मृदभांड उतर पड़े थे तालाब में यकायक। आसमान ताली बजा रहा था, सितारे फूल बरसा रहे थे। यूं तो मटके पकते हैं आग में, पर उस दिन पके थे चावदार तालाब में। यूं तो मटके पकते हैं आग में, पर उस दिन पके थे चावदार तालाब में।
आई थी एक क्रांति, तुम्हारी बहनें उतार रही थी हाथों पैरों और गले से गुलामी के निशान, और तुम दहाड़ रहे थे जैसे कोई बरसों से सोया शेर क्रूर शिकारी को देखकर दहाड़े। मुझे याद है आज भी वो दिन जब चारों तरफ जोश था। तुम बढ़ रहे थे क्रांति धर्मा, सैकड़ों क्रांति धर्माओं के साथ, उस ईश्वर के द्वार जिसे कहा जाता है सर्वव्यापी, पर था एक मंदिर में छिपा। उन्होंने रोका, बरसाए डंडे, पर तुम कब रुके? तुम आग उगल रहे थे, उस आग में जल रहे थे पुरातन पंथी क्रूर ईश्वरीकृत कानून। हम गढ़ेंगे अपना इतिहास, की थी उस दिन घोषणा तुमने, दौड़ गई थी शिराओं में बिजली। हम गढ़ेंगे अपना इतिहास, की थी उस दिन घोषणा तुमने, दौड़ गई थी शिराओं में बिजली। उस दिन जो अभी तक दौड़ रही है हमारी नसों में, हमारे दिमाग में और हमारे विचार में। तो ये कविता है और मुझे लगता है कि पूरी जो है वो आज का बहुत अच्छी कविता। शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जो मैं अपने सभी वक्ताओं को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और कि इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दलित लेखक संघ आभार प्रकट करता है आपके समाज में किए जा रहे योगदान का। विमल दी, आपने बहुत काम किया समाज में और आप लगातार करती रहती हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत है। आप लगातार कई सालों से जुटी हुई है। आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है काम करने की। रतन लाल जी, आप लगातार अम्बेडकर नामा लेकर के आप सक्रिय हैं। आप अपने निजी जी कॉलेज से लेकर के यहाँ तक आपने जो संघर्ष किया, चूंकि आज हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, आज महाड़ आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो महाड़ आंदोलन जैसे ही ये संघर्ष चल रहे हैं। संजीव चंदन लगातार इतने सालों से जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, तमाम तरह के समाज के जो वंचित तबके उनकी आवाज उठाते रहे हैं। तो हम आपको भी दलित लेखक संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और इसके साथ ही हम अपना यहाँ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और जय भीम, जय भारत।